इस नए एक्सप्लेनर में स्वागत है। आज हम एक बहुत ही फैसिनेटिंग कल्चरल फिनोमेनन को अनपैक करने वाले हैं। हम डायरेक्ट सोर्स मटेरियल के जरिए एक मॉडर्न बिलीफ सिस्टम के इतिहास और उसकी साइकोलॉजी की गहराई में जाएंगे ताकि इसके पीछे का सच समझ सकें। तो चलिए इस एक्सप्लेनर की शुरुआत करते हैं एक बेहद अजीब और दिलचस्प कहानी से। ये कहानी है मड माइक ह्यूज की। ये एक डेयरडेविल थे जो अपने होममेड रॉकेट के लिए सिर्फ $310 ही इकट्ठा कर पाए थे। लेकिन फिर उन्होंने अचानक घोषणा कर दी कि उन्हें साइंस पर बिल्कुल भरोसा नहीं है। उनका सीधा दावा था कि पब्लिक स्कूल्स दरअसल बच्चों को ब्रेन वॉश करने वाले प्रोग्रामिंग सेंटर्स हैं और इस दुनिया के किनारों पर ओशंस को रोके रखने के लिए 150 फीट बर्फ की दीवार है। अब देखिए नतीजा क्या हुआ। जैसे ही उन्होंने दावा किया कि उनके रॉकेट स्टंट का असली मकसद एक्चुअली धरती का आकार चेक करना है, बस फिर क्या था, एक बहुत ही उत्सुक और ईगर कम्युनिटी ने तुरंत उन्हें $8,500 की फंडिंग दे दी। इस एक छोटी सी घटना ने ना आगे चलकर एक बहुत बड़ी ग्लोबल क्यूरियोसिटी का मंच तैयार कर दिया। सेक्शन 1, मेजरिंग द ग्लोबल बिलीफ। आइए देखते हैं कि यह विश्वास दुनिया भर में आखिर कितना फैला हुआ है। क्योंकि सच तो यह है कि ये माइंडसेट उतना रेयर नहीं है जितना हमें शुरू में लगता है। 2021 के ये आंकड़े एक बहुत ही सिग्निफिकेंट मॉडर्न डेमोग्राफिक को हाईलाइट करते हैं। जरा सोचिए, अमेरिका में 10%, ब्राजील में 7% और यूके में 3% लोग इस फ्लैट अर्थ थ्योरी को एक्चुअली सच मानते हैं। और सबसे ज्यादा हैरानी की बात यह है कि जेनजी और मिलेनियल्स के बीच इस वर्ल्ड व्यू को अपनाने का ट्रेंड काफी तेजी से बढ़ रहा है। और अगर किसी को लगता है कि ये सिर्फ एजुकेशन की कमी का नतीजा है, तो वो बिल्कुल गलत हैं। उदाहरण के लिए, तुनीशिया में एक जियोलॉजी पीएचडी स्टूडेंट ने ओपनली फ्लैट अर्थ पर अपनी थीसिस सबमिट करने की कोशिश की थी। ये पॉइंट क्लियरली दर्शाता है कि ये मियरली इलिटरेसी का इशू नहीं है, बल्कि एक बेहद कॉम्प्लेक्स साइकोलॉजिकल ट्रैप है जिसमें एडवांस्ड एकेडमिक डिग्रीज लेने वाले लोग भी फंस जाते हैं। सेक्शन 2, द शेप ऑफ हिस्ट्री। आइए अब थोड़ा इतिहास के पन्नों को पलट कर देखते हैं। इस मॉडर्न रिजेक्शन को पूरी तरह समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा। सदियों पहले, बिना किसी इंटरनेट या मॉडर्न एरोप्लेन्स के, प्राचीन दार्शनिकों ने कमाल की शुद्धता से हमारे ग्रह को समझा था। 500 बीसी में पाइथागोरस ने सेलेस्टियल बॉडीज को स्फेरिकल बताया था। 350 बीसी में एरिस्टोटल ने लूनर एक्लिप्स की कर्व्ड शैडोज को ऑब्जर्व किया और 200 बीसी में तो इरोस्थनीज ने धरती की सकम्फ्रेंसी कैलकुलेट कर ली थी। ये सब कुछ सिर्फ और सिर्फ प्योर डिडक्शन और सिंपल नेचुरल ऑब्जर्वेशंस का ही तो नतीजा था। सेक्शन 3, बिल्डिंग द फ्लैट अर्थ। आखिर ये पूरा फ्लैट अर्थ मॉडल डिजाइन कैसे हुआ? इतनी सालियों के सॉलिड साइंटिफिक कंसेंसस के बावजूद 19th सेंचुरी में एक बिल्कुल अलग ही मॉडल इंजीनियर किया गया। इस मॉडर्न मूवमेंट की शुरुआत दरअसल एक फिलॉसफी से होती है जिसे ज़ोएटिक अप्रोच कहा जाता है। ये अप्रोच सैमुअल रोबर्थम की 1865 की किताब पर आधारित थी। उनका तर्क बहुत सिंपल था, होराइजन्स फ्लैट दिखते हैं और पानी लेवल में होता है, इसलिए ऑब्वियसली धरती फ्लैट है। इस अप्रोच का फंडामेंटल रूल ये थोपा गया कि हमें सिर्फ उसी चीज पर विश्वास करना चाहिए जो सीधे हमारी अपनी आंखों से देखी जा सके। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा कैच है। इस जेनेटिक व्यू पॉइंट को सच मानने के लिए पूरे कॉस्मोस का एक बेहद इलैबोरेट मैकेनिकल रीडिजाइन करना पड़ता है। असलियत में सन 150 मिलियन किलोमीटर दूर है, लेकिन इनके मॉडल में इस मैसिव सेलेस्टियल बॉडी को मून के बराबर यानी सिर्फ 50 किलोमीटर डायमीटर का बताकर 5,500 किलोमीटर की ऊंचाई पर सेट किया गया है। बेसिकली उन्हें एक फ्लैट प्लेन के ऊपर घूमते हुए छोटे लोकलाइज स्पॉटलाइट्स की तरह ट्रीट किया जाता है। अगर हम बिल्कुल निष्पक्ष रूप से इसे समझें तो इस मॉडल को अक्सर प्राचीन धार्मिक ग्रंथों के मेटाफर्स के बिल्कुल लिटरल इंटरप्रिटेशंस से सपोर्ट किया जाता है। बाइबल या कुरान की कुछ बातों को एकदम शाब्दिक रूप से समझ के एक वॉल्टेड डोम यानी फर्मामेंट और एक इम्पेनेट्रेबल एंटार्क्टिक आइस वॉल जैसी थ्योरीज कंस्ट्रक्ट की गई हैं जो फ्लैट अर्थ की आखिरी बाउंड्रीज को डिफाइन करती हैं। सेक्शन 4, द साइकोलॉजी ऑफ बिलीफ। दिमाग आखिर इन विश्वासों को कैसे प्रोसेस करता है? जब हमारे पास इतना सारा हिस्टोरिकल और साइंटिफिक डेटा ऑलरेडी मौजूद है, तो हाईली एजुकेटेड लोग आखिर एक स्पिनिंग ग्लोब को क्यों रिजेक्ट कर देते हैं? इसे टेक्निकली समझने के लिए हमें इस पूरे बिलीफ सिस्टम की एक साइकोलॉजिकल ऑटोप्सी करनी पड़ेगी। ये 4 साइकोलॉजिकल पिलर्स एक बहुत ही दिलचस्प फ्रेमवर्क क्रिएट करते हैं। ये एग्जैक्टली समझाते हैं कि इंसानी दिमाग कैसे एक पूरी तरह से ऑल्टरनेट रियलिटी कंस्ट्रक्ट कर सकता है, उसे फियर्सली डिफेंड कर सकता है और उसमें बेहद कंफर्टेबली रह भी सकता है। तो इसका पहला साइकोलॉजिकल ट्रैप है
कन्वीनियंस या आसानी। देखिए, एक स्पिनिंग ग्लोब या ग्लोबल वार्मिंग जैसी मैसिव और कॉम्प्लेक्स रियलिटीज को कंप्लीटली डिनाई कर देना दरअसल बहुत आसान होता है। वास्ट और इंटिमिडेटिंग डेटा को प्रोसेस करने से बचने के लिए दिमाग सिंपल और इजी टू डाइजेस्ट एक्सप्लेनेशंस को चुन लेता है। और सबसे बड़ी बात, इनमें किसी भी तरह के पर्सनल बदलाव या किसी नए किस्म के डर की जरूरत ही नहीं पड़ती। दूसरा ट्रैप जो बेहद क्रूशियल है वो है इंट्यूशन। इसे हम डनिंग क्रूगर इफेक्ट के थ्रू परफेक्टली एक्सप्लेन कर सकते हैं। ये बेसिकली एक ऐसा कॉग्निटिव बायस है जहां किसी स्पेसिफिक फील्ड में कम नॉलेज वाले लोग अपनी खुद की काबिलियत को ड्रास्टिकली ओवर एस्टिमेट करने लगते हैं। यही वजह है कि इंडिविजुअल्स कॉम्प्लेक्स मैथमेटिक्स या फिजिक्स की बजाय अपनी गट फीलिंग्स पर कुछ ज्यादा ही भरोसा करने लगते हैं। और साइंस से ज्यादा प्योर इंट्यूशन पर भरोसा करने का अंजाम क्या होता है? इसका एक क्लासिकल एग्जाम्पल इतिहास में हमें मिलता है। 1838 के ओल्ड बेडफोर्ड रिवर एक्सपेरिमेंट में एरी एडवोकेट्स एक सिंपल मिराज यानी मृग तृष्णा को कंप्लीटली सच मान बैठे थे। उन्होंने लाइट रिफ्रैक्शन की उस कॉम्प्लेक्स रियलिटी को पूरी तरह से मिस कर दिया था जो अर्थ के कर्व को प्रूव करती है। इसे बाद में 1870 में अल्फ्रेड वॉलिस ने अपने 3 पोल एक्सपेरिमेंट के जरिए एक्यूरेटली अकाउंट करके दिखाया था। तीसरा पिलर है क्रिटिकल थिंकिंग डेफिसिट। जब क्रिटिकल थिंकिंग ही गायब हो तो लोग प्रैक्टिकली कभी अपने खुद के रिसर्च मेथड्स पर सवाल नहीं उठाते। अपने इनहेरेंट बायसेस को अलग अलग पर्सपेक्टिव से एग्जामिन ना कर पाने की वजह से एक बहुत स्ट्रॉन्ग एको चेंबर बन जाता है, एक ऐसा सेल्फ वैलिडेटिंग बबल जो किसी भी ऑल्टरनेटिव पॉसिबिलिटी को बिना सोचे समझे तुरंत रिजेक्ट कर देता है। और आखिरी पिलर है मिसट्रस्ट ऑफ अथॉरिटीज, यानी अथॉरिटी पर एक एक्सट्रीम किस्म का अंधा अविश्वास। ये ब्लाइंड स्केप्टिसिज्म बिलीवर्स को बड़ी से बड़ी साइंटिफिक अचीवमेंट्स को एक झटके में डिसमिस करने पर मजबूर कर देता है। यहां तक कि लोग ये मान लेते हैं कि 1946 और 1966 की उन मॉन्यूमेंटल स्पेस फोटोज को फेक किया गया था और दरअसल यूएस और यूएसएसआर जो कोल्ड वॉर के सबसे कट्टर दुश्मन थे, उन्होंने सीक्रेटली मिलकर उस आइस डोम पर न्यूक्स फायर किए थे। जस्ट इमेजिन द लीप इन लॉजिक हियर। ये सब डिटेल में जान लेने के बाद अब सबसे बड़ा और फाइनल सवाल ये उठता है, आखिर असल में बेवकूफ़ बन कौन रहा है? इन चारों साइकोलॉजिकल ट्रैप्स का एक बहुत ही डार्क और रियल खतरा तब सामने आता है जब हम वापस उस डेयरडेविल की कहानी पर लौटते हैं जिससे हमने इस एक्सप्लेनर की शुरुआत की थी। 2020 में एक होममेड रॉकेट क्रैश में मैड माइक की बेहद ट्रैजिक मौत हो गई। लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात इस हादसे के बाद सामने आई। रिवील ये हुआ कि वो एक्चुअली कभी फ्लैट अर्थ थ्योरी को मानते ही नहीं थे। उन्होंने सिर्फ और सिर्फ अपने स्टंट्स के लिए डोनेशंस इकट्ठा करने के मकसद से उस एंटायर बिलीफ को फेक किया था। अब जरा सोचिए, अगर एक स्टंटमैन इन साइकोलॉजिकल वल्नरेबिलिटीज को एक आसान टारगेट समझकर फंडिंग निकलवा सकता है बिना उस थ्योरी में विश्वास किए, तो आज के दौर में और कौन-कौन इन कॉग्निटिव ब्लाइंड स्पॉट्स को मॉडर्न हथियारों की तरह इस्तेमाल कर रहा होगा? ये एक ऐसा प्रोफाउंड सवाल है जो हम सबको इस फिनोमेनन के बारे में और डीपली सोचने पर मजबूर करता है।